शौहर मोहब्बत करने वाला हो तो बीवी हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती है। मैं भी आतिफ से मोहब्बत करती थी, इसीलिए उनकी बेरोजगारी के बाद मैंने ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी। पहले मैं घर में छोटे मोटे काम कर लिया करती थी, लेकिन अब मैंने बाकायदा फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। मैं आतिफ पर बोझ नहीं डालना चाहती थी, उन्हें 2-3 महीने नई नौकरी के लिए देना चाहती थी कि वो किसी अच्छी फर्म में अप्लाई करें और फिर से हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएं। मैं एक फैक्ट्री में सुबह से शाम तक काम करती थी। फैक्ट्री में वक्त ज़्यादा लगता लेकिन काम कम होता। मैं शाम के 5 बजे वापस आती तो आतिफ घर में खाना वगैरह तैयार करने के बाद मेरा इंतज़ार कर रहे होते। मैं घर जाते ही उनसे ढेरों बातें करती और हम मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाते। दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि एक दिन मेरी बड़ी नंद सरगोधा से मेरे घर आ गई। कहने लगी, मुझे तुम्हारी याद आ रही। अब बहनों वाला रिश्ता था, इसलिए उनके आने की मुझे खुशी ही थी, लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब आतिफ ने इस बात पर अच्छा खासा वावेला मचाया और कहने लगे, इससे तुम्हारी नौकरी मुतासिर होगी। अभी से आने की क्या ज़रूरत थी? मेरी बहन है, अगर मैं इसे यहाँ से जाने का कहूँगा तो ये मुझसे नाराज़ होगी। अम्मा को जाकर 100 बातें सुनाएगी। अच्छा है कि तुम इसे घर से जाने का कह दो, ऐसे तो हमारी ज़िंदगी कभी सही ना हो पाएगी। आतिफ की बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि उन्हें मेरी नंद के घर आने पर भला क्या एतराज़ हो सकता है। हालांकि वो बहुत शरीफ खातून थी और उनके आने से मेरे शौहर का काम भी बट गया था, लेकिन आतिफ को उनका आना नागवार गुजरा था। बहरहाल मैं उनकी बातों में नहीं आई। मैंने सोचा शायद मुझे यूं ही आजमा रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद इन्होंने बाकायदा इसरार शुरू कर दिया। बेगम, तुम इसे कहती क्यों नहीं कि अभी अपने घर चली जाए, हमारे अपने घर चली जाए, हमारी अपनी जिंदगी है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये हम पर बोझ बने। मुझे कोई मसला नहीं है आतिफ। मैंने मशकूक नजरों से इन्हें सर से पांव तक देखा। न जाने क्यों मुझे अपने शौहर के बदले हुए रवैये पर शक सा हो रहा था। कुछ दिन से वो बहुत गुमसुम रहने लगे थे। मैं जब भी देखती वो किताबों में गुम रहते, कभी कोई डायरी लिखते तो कभी अखबार पढ़ते। हालांकि मुझे खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन बाकी बातों में बदलाव की वजह से मुझे ये सब हरकतें मशकूक लग रही थीं। बहरहाल मैंने नंद के साथ अपना रवैया बुरा नहीं रखा। 2 दिन के बाद इन्होंने खुद ही तैयारी बांध ली, लेकिन वो कुछ परेशान लग रही थी। मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी, मुझे तुम्हारी फिक्र है मतीहा, तुम अपने घर पर ध्यान दो। तुम्हारा शौहर, तुम नौकरी से जरा जल्दी आ जाया करो। औरत के लिए उसके घर से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। तुम ये मेहनत किसके लिए कर रही हो? अपने घर के लिए। तो सबसे पहले अपने घर को संवारो, ऐसा कि बाकी सब धरे का धरा रह जाए। अगर मेरी नंद ये बात किसी और वक्त कहती तो शायद मुझे बुरा लगता, लेकिन मुझे उनकी ये बात अब सही लग रही थी। मैंने भी सोचा, इस कदर मेहनत करने की क्या जरूरत है। मैं आइंदा दिन के 5 बजे की बजाय 12 बजे ही घर आ जाऊंगी। घर के काम खुद करूंगी और खुद को भी हल्का फुल्का रखूंगी। और फिर मैंने अपनी फैक्ट्री में मैनेजर से बात करके अपनी ड्यूटी 12 बजे तक करवा ली। मैं मुश्किल काम 12 बजे तक निपटा लेती। यूं मेरी छुट्टी 5 बजे की बजाय 12 बजे मंजूर हो गई। अब मैं बहुत खुश थी और ये खुशखबरी आतिफ को देना चाहती थी। मेरे ख्याल में वो ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वो कहने लगे, मेरी नौकरी को गए अभी 2-3 महीने नहीं हुए और तुमने मेरा साथ पहले ही छोड़ दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने आतिफ को समझाया कि मैं कोई फजूल खर्ची नहीं करूंगी, हम कम पैसों में भी गुजारा कर लेंगे। मैं जल्दी घर आना चाहती हूँ ताकि घर के काम खुद निपटा सकूं और आप पर बोझ भी न पड़े। आतिफ जैसे मेरे घर रुकने पर भी परेशान हो रहे थे, मगर मैंने उनकी रग पकड़ ली थी। अब मैं मजीद खामोश नहीं रह सकती थी। अगले दिन मैं 12 बजे ही घर आ गई थी। घर आकर महसूस हुआ जैसे आतिफ न जाने कब से मेरा इंतजार कर रहे थे। इन्होंने सारे घर की सफाई कर रखी थी, कपड़े तक धो लिए थे और दिन का खाना भी तैयार कर लिया था। मुझे अपने शौहर पर बेहद प्यार आया। मैं खामखा ही उन पर शक कर रही थी, जबकि वो तो मेरी मदद करना चाहते थे। मैंने आतिफ को शुक्रिया अदा किया। तुम्हें तो बहुत गर्मी लग रही है, रुको मैं तुम्हारे लिए ठंडा शरबत लाता हूँ। आतिफ ने ये कहा और फ्रिज से ठंडा शरबत बना कर ले आए। मैंने शरबत पिया, बहुत मजे का था। पीते ही मेरी सारी प्यास और थकन उतर गई, मगर उसके साथ ही मुझे गुनूदगी सी होने लगी। गहरी नींद आ रही थी। मैंने खाना भी नहीं खाया और सोने के लिए कमरे में चली गई। न जाने कितने घंटे में सोती रही। काफी देर के बाद मेरी आंख खुली तो ये जानकर सख्त हैरत हुई कि रात के 11 बज रहे थे। मैं दिन 2 बजे की सोई, रात के 11 बजे उठी। ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे इतनी नींद तो नहीं आती थी, और फिर आज तो फैक्ट्री से भी जल्दी आ गई थी। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने आतिफ से कहा तो बोले, तुम्हें बहुत थकन हो गई थी, इसीलिए मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। सख्त भूख लग रही थी। मैं जल्दी से किचन में खाना खाने के लिए गई, लेकिन ये देखकर मायूसी हुई कि सारा खाना खत्म हो चुका था। मुझे अजीब सा लगा। आतिफ से पूछा तो कहने लगे, तुम सो रही थी। मैंने सोचा अब खाना खराब होने से अच्छा है कि मैं आसपास किसी गरीब को दे दूं। तुम्हें तो पता है हमारे पेट भरकर खाने के बावजूद भी कई लोग यहाँ भूखे सोते हैं। हमें उनका एहसास करना चाहिए। शहर की नेक नियति पर मुझे खुशी हुई। बनाकर खा ली और किसी तरह गुजारा हो गया, लेकिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं करवट पर करवट बदलती रही, जबकि आतिफ गहरी नींद सो रहे थे। मैंने उनसे कहा,
आज के बाद मैं इससे भी जल्दी घर आने की कोशिश करूंगी। फिर मैं किचन में गई। खाना तैयार था। पहले ठंडा शरबत पी लो। आतिफ ने शरबत का गिलास मुझे पेश करते हुए कहा तो मैंने इनकार कर दिया। नहीं, आज मुझे प्यास नहीं लग रही, मैं पहले खाना खा लेती हूँ, वरना कल की तरह तुम खाना गरीबों को दे दोगे। मैंने शरारत से कहा, गरीब तो मैं हूँ जिसे तुम एक नजर भी प्यार से नहीं देखती, और मैं हूँ कि घर में तुम्हारे लिए सारा दिन काम करता रहता हूँ। तुम परेशान न हो, मेरी फैक्ट्री में एक औरत है, वो अब हमारे घर के सारे काम कर दिया करेगी। मैं उसके हिस्से का काम फैक्ट्री में कर दूंगी, वो मेरे घर के काम निपटा देगी। मैंने आतिफ से कहा तो जैसे वो परेशान हो गए, इसकी क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे सारे काम करने के लिए। नहीं नहीं, मैं तुम पर इतना बोझ नहीं डालना चाहती, मैंने किसी सोच के तहत कहा, और हम दोनों खाना खाने लगे। खाने के बाद मैं कमरे में जाने लगी तो आतिफ मुझे रोक कर बोले, मैंने इतनी प्यार से तुम्हारे लिए शरबत बनाया था, क्या तुम शरबत नहीं पियोगी? नहीं आतिफ, अब तो मैंने खाना खा लिया, शरबत कैसे पी लूं? ए देखो तो जरा। आतिफ ने शरबत का गिलास मेरे होंठों से लगाते हुए कहा तो मजबूरन मुझे पीना ही पड़ा। थोड़ा सा शरबत पीकर मैं अंदर कमरे में चली गई। खाने के बाद कौन शरबत पीता है? बुड़बुड़ाते हुए मैं बिस्तर पर नींद दराज हो गई। मुझे बहुत नींद आ रही थी और आज भी ऐसा ही हुआ। रात के तकरीबन 11-12 बजे मेरी आंख खुली तो मुझे सख्त हैरत और परेशानी हुई कि आखिर मुझे इस कदर नींद क्यों आती है। आज भी रात को सो नहीं पाऊंगी, मतलब अब फिर से पूरा दिन खराब गुजरेगा। ये सोचकर ही मुझे परेशानी होने लगी। इरादा कर लिया कि कल हर किस दिन के वक्त नहीं सोऊंगी। खुदा की करनी अगले दिन मैं अपने साथ रशीदा बाजी को भी ले आई, जिन्हें आज मैंने सिर्फ घर का पता दिखाना था। अगले दिन से इन्होंने सुबह सवेरे आना शुरू कर दिया। मेरे शौहर को रशीदा बाजी के घर आने पर कोई खास खुशी नहीं हुई थी। इनके ख्याल में ये घर के सारे काम खुद ही कर लेते थे, लेकिन मेरी गैरत गवारा न करती कि मैं अपने शौहर के हाथ का पका हुआ खाना खाऊं। सो मैंने रशीदा बाजी को सुबह 7:30 बजे घर आने का कह दिया। रशीदा बाजी ने मेरे घर का सारा काम संभाल लिया। दिन के तकरीबन 12 बजे जब मैं फैक्ट्री से घर आई तो इन्होंने खाना भी बना लिया था, लेकिन फिर भी मेरे शौहर के चेहरे पर खुशी नाम की चीज नहीं थी। वो सख्त गुस्से में लग रहे थे। इस रशीदा ने मेरा जीना हराम कर दिया है। आतिफ मुझे बताने लगे कि रशीदा ने घर की हर चीज की सफाई बड़े मुख्तलिफ अंदाज में की है, जबकि कुछ चीजें टूट भी गई हैं। मुझे अपने शौहर की बात पर दुख हुआ। रशीदा बाजी से मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी। अगले दिन मैंने उनसे फैक्ट्री में कह दिया, अगर आपका दिल नहीं चाहता कि आप मेरे घर का काम करें तो कोई बात नहीं, सुपरवाइजर होने की हैसियत से मैं आप पर रोब नहीं जमा रही। बस आपसे मैंने दरखास्त की थी कि अगर आप मेरे घर का काम कर सकें तो कर लें, मैं आपकी जगह काम खुद कर लूंगी, फैक्ट्री की जगह काम खुद कर लूंगी, फैक्ट्री का काम आसान होता है। रशीदा बाजी माजरत करने लगी कि अगर मुझे उनकी कोई बात बुरी लगी हो, कल से वो और भी अच्छा काम करेंगी। उनके रवैये ने मुझे मुतमईन कर दिया। अगले दिन से रशीदा बाजी फिर से काम पर आने लगी। घर का सारा काम इन्होंने अच्छे से निपटाया था। वैसे भी छुट्टी का दिन था। रशीदा बाजी के काम में मुझे कोई नुक्स नजर नहीं आया, लेकिन मैंने महसूस किया था कि मेरे शौहर के सामने आते ही रशीदा बाजी अपनी नजरें झुका लेती और मुझे बेचैनी से देखने लगती। रशीदा बाजी के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो दिल को कुछ होने लगा। सोचा नहीं था कि मेरे घर में ये नौबत भी आ जाएगी। मैंने रशीदा बाजी का शुक्रिया अदा किया। उसी वक्त आतिफ बाजार से आ गए। मैंने देखा उनके हाथ में घर के सौदे और सामान के अलावा भी 2 शॉपर थे, जिन पर काले रंग का कवर चढ़ा हुआ था, और उस शॉपर के अंदर पड़ी चीजें भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने शक भरी नजर से आतिफ को देखा और फिर उनसे सामान लेकर किचन में रख दिया। मैंने देखा बाकी 2 थैले लेकर वो अपने कमरे में चले गए। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था। यकीनन मेरा शौहर वो नहीं था जो वो बाहर से नजर आता था। मैंने रशीदा बाजी की बात पर अमल करने की ठान ली। अगले दिन जब मैं 12 बजे घर आई तो रशीदा बाजी घर से निकल ही रही थी। हस्बे मामूल में खाना खाने किचन में गई। आज भी आतिफ ने मोहब्बत भरे अंदाज में मुझे शरबत का वो गिलास पेश किया, जिस पर मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं आतिफ, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, तुम ये शरबत खुद पी लो। मेरी बात पर आतिफ को गुस्सा आ गया। कमाल है, मैं तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत से चीजें बनाता हूँ और तुम हो कि मुझे नखरे दिखा रही हो। काम करने वाली बीवियों के यही तो चौंचले होते हैं, पहले उनको कोई भाव नहीं देता और जब उन्हें नौकरी मिल जाती है तो उनका मिजाज 7वें आसमान पर चला जाता है। इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं आतिफ, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं इस वक्त शरबत पीऊं। तुम देख तो रहे हो कि मैं खाना खा रही हूँ, मैंने प्यार से कहा, मगर फिर भी आतिफ के गुस्से में कोई कमी नहीं आई। आतिफ दिल मिला कर रह गए और फिर मैं जब जाकर अपने कमरे में लेटी तो मेरी थकन उतर चुकी थी और आधे घंटे के बाद मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। आतिफ तो जैसे कमरे में चक्कर लगा रहे थे, उनकी बेचैनी उनके चेहरे पर साफ जाहिर थी। मैंने भी और कोई बात नहीं की और घर के दीगर कामों में मसरूफ हो गई। आज मुझे हैरत हो रही थी कि शरबत न पीने की वजह से मुझे नींद नहीं आई थी। इसका मतलब तो यही हुआ कि मेरा शौहर इतने दिन मुझे शरबत में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाता रहा, मगर क्यों, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं था। अगर मैं नाटक करती और सोने की अदाकारी करती तो शायद मुझे हकीकत मालूम हो जाती, लेकिन अब मेरा शौहर होशियार हो गया था।
मुझे नींद की गोलियां देने का तो अब कोई सवाल पैदा होता ही नहीं था कि मैंने इन मौके पर इनकार कर दिया। अब मैं पछताने लगी कि खामखा शौहर को रंगे हाथों पकड़ने के मौके से भी हाथ धो बैठी और वो मुझसे नाराज भी हो गए। लेकिन मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी और शायद आतिफ भी बाज आने वालों में से नहीं थे। वो दिन तो किसी तरह गुजर गया। अगले दिन आतिफ ने नया शोशा छोड़ दिया। कहने लगे, मैं ऊपर बैठक में अपने एक दोस्त को बुलाऊंगा, हमने कारोबार के बारे में बात करना होती है, तुम ऊपर मत आना, ऐसे औरतों का गैर मर्दों के सामने आना अच्छा नहीं लगता। ऊपर कौन सी बैठक है आतिफ? मैंने हैरत से पूछा। अरे छत वाले कमरे की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने क्यों आऊंगी? मुझे कोई शौक थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारे दोस्तों से बातें करूं। मैंने बेजारी से कहा। तो फिर ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैंने अपने दोस्त को बुलाना है। ऐसा न हो कि उसकी एक झलक मेरी खूबसूरत बीवी पर पड़ जाए, तुम तो जानती हो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, फैक्ट्री में तो मैं हजारों मर्दों के सामने काम करती हूँ, तुम्हारे दोस्त के सामने आ जाऊंगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। मैंने आतिफ को शीशा दिखाने की कोशिश की तो वो मजीद गुस्से में आ गए। मारपीट की नौबत भी आ ही जाती अगर पड़ोस की साजदार चावल देने न आती। मुझे शौहर की इस बात पर दुख भी हुआ था कि बजाय मेरी खिदमत करने के अब वो मारपीट पर उतर आया है, जबकि मैंने कोई गलत बात भी नहीं की थी। मैं अपने कमरे में चली गई। शौहर ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि मैं ऊपर आने की जुर्रत न करूं, मगर मैंने भी दिल में ठान ली कि आज राज जानकर ही रहूंगी। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब शौहर को यकीन हो गया कि अब मैं बाहर आने वाली नहीं हूँ, तो ये चुपके से ऊपर चले गए। मैं भी दबे कदमों सीढ़ियां चढ़ती छत के कमरे तक पहुंच गई। मैंने पहले कान लगाकर सुनने की कोशिश की, मगर बातों की आवाज बाहर तक नहीं आ रही थी। आर या पार देखी जाएगी, ये सोचकर मैंने छत वाले कमरे का दरवाजा धकेला, लेकिन हैरत की बात यह थी कि दरवाजा अंदर से बंद था। अब तो मैं रुकने वाली नहीं थी। मैंने दरवाजा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। आतिफ ने दरवाजा खोला और गुस्सा करने लगे। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं थी और इसी मतभेड़ में मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी जो कॉलेज के यूनिफॉर्म में डरी सहमी आतिफ के सामने बैठी थी। आतिफ भीगी बिल्ली बन गए क्योंकि उनकी गलती मेरे सामने आ चुकी थी। तुम तो नौकरी में मरी हो, मुझे तुमसे माँ जैसा प्यार नहीं, बीवी जैसी नजाकत चाहिए। तुम्हें चाहिए कि तुम मेरा ख्याल रखो और देखो, तुम हर वक्त मुझे माँ की तरह डांटती डपटती रहती हो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा ये रवैया बहुत बुरा लगता है। आतिफ की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं था। एक बार जब घर बिगड़ जाए, एतमाद टूट जाए, तो फिर इन बातों का कोई फायदा नहीं रहता। मैंने दिल में ठान ली कि अब आतिफ को सबक सिखा कर रहूंगी। तुम्हें मेरी मोहब्बत में ममता की खुशबू आती है ना, अब देखना मैं करती क्या हूँ। अगले दिन सुबह हुई, मैंने फैक्ट्री पर जाने की बजाय आतिफ के साथ नाज नखरे शुरू कर दिए। उठकर अच्छे कपड़े पहने, हाथ मुंह धोया और सज सवर कर घर के कामों में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर बाद शकीला बाजी भी आ गई। मुझसे पूछने लगी कि तुम फैक्ट्री क्यों नहीं आई। मैंने उन्हें सारी हकीकत बता दी, उनका शुक्रिया भी अदा किया। कहने लगी, एक बार फैक्ट्री आकर सबको कह दो कि अब तुम नौकरी पर नहीं आओगी। मैंने उन्हीं के हाथों पैगाम भिजवा दिया कि अब मैं अपना घर संभालूंगी, क्योंकि मेरे शौहर को माँ जैसी मोहब्बत और देखभाल करने वाली बीवी नहीं चाहिए, बल्कि अटखेलियां करने वाली एक नटखट दोशीज़ा की जरूरत है, जिसकी कमी पूरा करने के लिए मैं घर में रहना चाहती हूँ। और अब इस बात को 5 साल गुजर गए हैं। मेरा शौहर पैसे कमाने के लिए घन चक्कर बना हुआ है। मैं उसकी कमाई पर ऐश करती हूँ। उसी के पैसों से अपने घर में काम वाली भी रखी है और ज्यादातर तवज्जो अपनी जात और हमारे रिश्ते को देती हूँ। सच है, शौहर को एक बीवी की जरूरत होती है।